दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल बी योर मनी मैनेजर और आपके फाइनेंशियल सफर को सुहाना बनाने से जुड़ी एक और जानकारी के साथ हाजिर हूं मैं यानी आपका मनी मित्र रजनीश कांत। दोस्तों नॉमिनी यानी मनोनीत व्यक्ति यानी नामिती यानी नामांकित व्यक्ति को लेकर के बहुत सारे सवाल हमारे दर्शक पूछते हैं। कई लोगों का सवाल ये होता है कि उनके कोई अपने गुजर गए हैं लेकिन उन्होंने अपने बैंक एफडी में या फिर बैंक आरडी में या फिर इंश्योरेंस पॉलिसी में किसी नॉमिनी का नाम नहीं दिया, तो ऐसे में क्या उन्हें पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। इसके अलावा कई लोगों का सवाल ये भी होता है कि वो इंश्योरेंस पॉलिसी में नॉमिनी बनाए गए थे और उन्हें पॉलिसी के पैसे मिले हैं नॉमिनी के तौर पर, तो क्या उन पैसों पर इनकम टैक्स देना होगा या फिर नहीं देना होगा। तो आज हम नॉमिनी के बारे में विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। तो दोस्तों आप बैंक में बचत खाता खुलवाने जाते हैं, बैंक एफडी करने जाते हैं, बैंक आरडी करने जाते हैं या फिर पोस्ट ऑफिस में पोस्ट ऑफिस बचत खाता खुलवाने जाते हैं, पोस्ट ऑफिस आरडी पोस्ट ऑफिस एफडी करवाने जाते हैं या फिर पीपीएफ केवीपी यानी किसान विकास पत्र सुकन्या समृद्धि योजना या फिर ईपीएफ या फिर इंश्योरेंस पॉलिसी लेने जाते हैं या फिर म्यूचुअल फंड में अकाउंट खुलवाते हैं जिसको कि तकनीकी भाषा में फोलियो कहा जाता है। इसके अलावा शेयर बाजार में निवेश करने के लिए खाता खुलवाते हैं, डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं। तो क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपकी अचानक मौत हो जाए या फिर आप गुजर जाएं तो आपके बाद आपके पैसे चाहे वो बैंक में हो, चाहे वो शेयर बाजार में हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड में हो, चाहे वो इंश्योरेंस पॉलिसी में हो, तो उसे बिना किसी मुश्किल के किसको मिलना चाहिए। तो अगर अभी तक आपने इस बारे में नहीं सोचा है तो आप सोचिए, क्योंकि अगर आप नॉमिनी बना देंगे तो आपका बहुत सारा काम जो है आसान हो जाएगा। नॉमिनी को आपके पैसे लेने में मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो भी हम दौलत बनाते हैं, जो भी बैंक बैलेंस करते हैं, जो भी हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं, सोना चांदी बॉन्ड में कहीं पर भी हम निवेश करते हैं, तो हम अपनी आरामदायक जिंदगी के साथ साथ ये भी सोचते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी वो पैसे आसानी से मिल जाए और वो भी उन पैसों से आरामदायक जिंदगी का मजा ले। तो नॉमिनी बनाना आसान है। आप कहीं पर भी बैंक अकाउंट खुलवाने गए हो तो वहां पर नॉमिनेशन फॉर्म दिया जाता है, उसको भर दीजिए, कोई शुल्क नहीं लगता है। आप एक से अधिक नॉमिनी भी बना सकते हैं, आप नॉमिनी को बदल भी सकते हैं। तो जब आप नॉमिनी बना देंगे बैंक अकाउंट में, तो अगर आपकी अचानक मौत हो जाती है तो आपके जो नॉमिनी हैं उन्हें आपके पैसे निकालने में कोई मुश्किलों का सामना, किसी भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसी तरह से अगर आप इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं या इंश्योरेंस पॉलिसी लिए हैं तो उसमें भी आप नॉमिनी का नाम दें, ताकि जब आप गुजर जाएं, आपकी अचानक मौत हो जाए, तो आपके नॉमिनी को वो पैसा लेने में कोई मुश्किल का सामना नहीं करना पड़े। इसी तरह से शेयर बाजार में जब आप डीमैट अकाउंट खोलते हैं तो वहां पर भी नॉमिनेशन फॉर्म भरना होता है, जिसमें नॉमिनी का नाम देना पड़ता है, नॉमिनी का डिटेल्स भरना पड़ता है, नॉमिनी का नाम, नॉमिनी की उम्र, नॉमिनी का एड्रेस और नॉमिनी के साथ आपका क्या संबंध है उसकी जानकारी देनी होती है। और मैं यहाँ पर एक और बात बता देता हूं कि अगर आप नॉमिनी में किसी नाबालिग का नाम दे रहे हैं तो आपको उस नाबालिग का किसी रिप्रेजेंटेटिव जो कि बालिग हो उसका नाम भी और उसकी डिटेल्स भी देना जरूरी होता है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आपने अकाउंट खोलते वक्त नॉमिनी का नाम नहीं भरा है, नामांकन फॉर्म नहीं भरा है, तो आप बाद में कभी भी नॉमिनी का नाम दे सकते हैं। तो इससे होगा क्या कि नॉमिनी को बिना मुश्किल ही, बिना कोई पैसे दिए ही, बिना कोई जुर्माना दिए ही आपके जो पैसे हैं वो उसे मिल जाएंगे। अगर आप नॉमिनी नहीं बनाते हैं तो आपके गुजरने के बाद उन पैसों को लेने के लिए काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, भले ही आपके वो सगे संबंधी ही क्यों न हो। नॉमिनी का नाम नहीं रहने पर फिर आपकी संपत्ति के मामले में रजिस्टर्ड वसीयतनामा देखा जाता है या फिर उत्तराधिकार कानून देखा जाता है कि उत्तराधिकार कानून में क्या कहा जा रहा है पैसे लेने के बारे में। तो उत्तराधिकार कानून के तहत
प्रॉपर्टी लेने में या फिर आपने जो पैसे बैंक बैलेंस रखे उसको लेने में काफी मशक्कत करनी पड़ती है। कोर्ट को कुछ पैसे भी देने होते हैं और काफी दिनों का इंतजार करना पड़ता है। मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर आप नॉमिनी कई बार चेंज करना चाहते हैं तो आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे। अब सवाल है कि अगर किसी ने नॉमिनी का एज ए नॉमिनी के तौर पर पैसे लिए हैं तो उन पर इनकम टैक्स का क्या प्रावधान है। तो इस मामले में अलग अलग स्कीम के साथ अलग अलग प्रावधान है। तो आप किसी भी टैक्स सलाहकार से इस मामले में मदद ले सकते हैं कभी भी अगर ऐसी उलझन आपके सामने आए तो। और नॉमिनी दरअसल ट्रस्टीशिप होता है और उसे जो कानूनी उत्तराधिकार है उसको पैसे देने होते हैं, ऐसा कानून में कहा गया है। दोस्तों, दो तरह की संपत्ति होती है, एक चल संपत्ति यानी मूवेबल एसेट्स और दूसरी होती है इमूवेबल यानी अचल संपत्ति। चल संपत्ति में बैंक बचत खाता, पोस्ट ऑफिस बचत खाता, बैंक एफडीआरडी, पोस्ट ऑफिस एफडीआरडी, पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड, एससीएसएस यानी सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम, सुकन्या समृद्धि योजना यानी एसएसवाई, इसके अलावा किसान विकास पत्र यानी केवीपी, इसके अलावा एनएससी यानी नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट, इसके अलावा बॉन्ड, इंश्योरेंस पॉलिसी, ये सब जो है ये चल संपत्ति में आती है। और अचल संपत्ति में मकान, दुकान, खाली प्लॉट, ये सब आते हैं। तो अचल संपत्ति के मामले में जब आपका फ्लैट सोसाइटी में हो या फिर आपकी दुकान किसी सोसाइटी में हो तो उस मामले में नॉमिनी का नाम देना पड़ता है। और नॉमिनी के तौर पर आप एक से अधिक लोगों का नाम दे सकते हैं, उनकी हिस्सेदारी भी आप बांट सकते हैं कि आपके गुजरने के बाद आपके नॉमिनी को जो है कई सारे उनको किस किस अनुपात में आपके पैसे दिए जाए। तो आपको ये करना है। और अगर अभी तक आपने अपने बैंक अकाउंट में, अपने डीमैट अकाउंट में, अपने म्यूचुअल फंड अकाउंट में, अपने इंश्योरेंस पॉलिसी के मामले में, अपने बॉन्ड के मामले में, अपने बैंक लॉकर के मामले में नॉमिनी का नाम नहीं दिया है तो जल्दी से जल्दी जाकर के नॉमिनी का नाम दे। नॉमिनेशन फॉर्म आपको भरना पड़ेगा और सारी डिटेल्स आपको देनी होगी। तो ये एक ऐसा काम है नॉमिनी बनाना जिससे कि आपने जो कमाया है, आपने जो बनाया है दौलत, वो आपके बाद आपकी जो पीढ़ी है उसको मिलने में किसी तरह का दिक्कत ना हो। तो आज इतना ही। नमस्कार।